नमस्कार दोस्तों, मैं केवल कृष्ण गोडेला हिंदी साहित्य चैनल के इस ऑनलाइन प्लेटफार्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपके लिए खास एक प्रश्नोत्तरी का जो कार्यक्रम लेकर आए हैं। इस छोटी सी प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में दोस्तों हम हिंदी साहित्य के तीसरे चरण यानी कि रीतिकाल के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इस काल से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण फैक्ट है इन प्रश्नों में जो शामिल किए गए हैं दोस्तों, वैसे तो इस प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में 50 प्रश्न होंगे, लेकिन इनमें जो फैक्ट डाले गए हैं दोस्तों, उसके अनुसार अगर आप ये 50 प्रश्न भी पूरे कर लोगे तो लगभग 250 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। तो आपका पूरा जो रीतिकाल है वो अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण जो फैक्ट हैं इस टॉपिक से जुड़े हुए, उन्हीं क्वेश्चनों को संकलित किया गया है ताकि आपके लिए आने वाले एग्ज़ाम में फ़ायदेमंद साबित हो। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है, असंगत कथन बताइए। आराम से पढ़ना है दोस्तों, कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी, और जितने ज़्यादा तथ्य हो सकते हैं उतने आपको बताए जाएंगे प्रश्नों के साथ चलते चलते। असंगत कथन बताइए। तो पहला ऑप्शन है दोस्तों, उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल कहा। किसने कहा दोस्तों? रामचंद्र शुक्ल ने। उत्तर मध्यकाल को श्रृंगार काल कहा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। उत्तर मध्यकाल को अलंकृत काल कहा मिश्र बंधुओं ने। इसी प्रकार दोस्तों, उत्तर मध्यकाल को कला काल का काल कहा। किसने कहा? श्याम सुंदर दास ने। तो आपको इसमें से असंगत बताना है दोस्तों कि कौन सा गलत है। तो बताना चाहूँगा मित्रों, जो मध्यकाल था हिंदी साहित्य का इतिहास है, उसमें मध्यकाल है, उसका 2 भागों में डिवाइडेशन किया था शुक्ल जी ने। क्या किया था दोस्तों? पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। तो इस उत्तर मध्यकाल को ही रीतिकाल कहते हैं। और रीतिकाल का जो नामकरण किया गया, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग रीतिकाल को अलग नाम से पुकारा। तो वही ये पूछ रहा है, उत्तर मध्यकाल तो मैंने आपको बता दिया कि रीतिकाल का ही नाम है, और इसको जो अन्य जो नाम दिए गए इस काल को, उसके बारे में असंगत छांटना है दोस्तों। तो रीतिकाल किसने कहा दोस्तों? रामचंद्र शुक्ल ने। ये तो जो ऑप्शन है इसमें ये तो सही है दोस्तों। और दूसरे ऑप्शन में देखिएगा, श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा। ये भी दोस्तों सही है। इसी प्रकार तीसरे ऑप्शन में अलंकृत काल रीतिकाल को किसने नाम दिया था? तो मित्रों, मिश्र बंधुओं ने। ये भी आपका है बिल्कुल सही। तो दोस्तों, चौथा ऑप्शन बच गया, उत्तर मध्यकाल को कला काल का काल किसने कहा था? श्याम सुंदर दास ने। तो यहाँ पर दोस्तों गड़बड़ हो गई है, और आपका ये उत्तर है जो ऑप्शन है ये गलत हो गया दोस्तों। तो कला काल का जो नाम रीतिकाल को किसने दिया था? राम शंकर शुक्ल रसाल ने। किसने दिया था दोस्तों? राम शंकर शुक्ल रसाल। इन्होंने कला काल का काल रीतिकाल को कहा था दोस्तों। इसके अलावा अगर हम बात करें तो गणपति चंद्र गुप्त है दोस्तों, उन्होंने भी रीतिकाल को नाम दिया दोस्तों। क्या नाम दिया था? अपकर्ष काल। क्या नाम दिया दोस्तों? अपकर्ष काल। ये किसने कहा था? गणपति चंद्र गुप्त ने। तो ये जो रीतिकाल के जो नामकरण से संबंधित फैक्ट बनते हैं दोस्तों, ये सारे के सारे इस वीडियो में आपके कवर हो गए हैं। और इस प्रश्न में दोस्तों पूरे फैक्ट हैं जो नामकरण के, वो पूरे कवर हो गए हैं। अब हम दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो पहले में असंगत कौन सा होगा? द ऑप्शन। दूसरा प्रश्न देखिए मित्रों, निम्नलिखित में असत्य कथन का निर्धारण करना है। आपको
इन 4 ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा गलत है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन आपके सामने है कि गणानंद ने लक्षण ग्रंथ लिखा। तो दोस्तों आपने पढ़ा होगा कि रीति काल में 3 प्रकार की जो काव्य धारा थी, अलग अलग कैटेगरी 3 बनाई गई थी जिनमें कवियों को शामिल किया गया था। उनका नाम क्या था दोस्तों, ये देखिएगा, रीतिबद्ध, उसके बाद में रीति सिद्ध, और उसके बाद दोस्तों रीति मुक्त। तो ये 3 कैटेगरी थी रीति काल में। अलग अलग कवियों के वर्गीकरण करके अलग अलग इनका ग्रुप बना दिया गया। तो दोस्तों गणानंद है जो, वो रीति जो मुक्त काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि है दोस्तों। प्रतिनिधि कवि कौन है? रीति मुक्त के गणानंद। इसी प्रकार हम बात करें रीतिबद्ध के जो प्रतिनिधि कवि है, तो उनमें किसका नाम आता है? सबसे पहले केशवदास जी का। इसी प्रकार रीति सिद्ध में बिहारी जी का नाम आता है। तो मित्रों अब ये ऑप्शन में पूछ रहा है कि गणानंद ने लक्षण ग्रंथ लिखा। तो दोस्तों गणानंद थे वो तो रीति मुक्त कवि थे, इन्होंने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखे। इन्होंने जो काव्य शास्त्रीय जो परंपरा है इससे हटकर जो अपनी काव्यों की रचना की थी, तो लक्षण ग्रंथ लिखा दोस्तों। तो दूसरे प्रश्न में जो पहला ही जो फैक्ट है दोस्तों, ये गलत हो गया। वे देखिए दोस्तों, केशवदास देव और भूषण ने लक्षण ग्रंथ लिखे। तो ये तो आपका जो ये फैक्ट तो दोस्तों सही है। और स में क्या दिया हुआ है कि गुरु गोविंद सिंह ने ब्रज भाषा में काव्य रचना की, ये भी सही है मित्रों। बिहारी, मतीराम और भूपति ने सतसई की रचना की दोस्तों। तो ये भी आपका ऑप्शन सही है। तो जो असंगत है वो पहला जो ऑप्शन है ये असंगत है दोस्तों। तो आपका उत्तर ए आपको सिलेक्ट करना है। जैसे कि दोस्तों गणानंद ने जो आपको पता होगा कि इन्होंने जो अपने जो काव्य रचनाएं लिखी, उनमें अगर हम बात करें तो सुजान सागर, इसके अलावा सुजान हित और वीर लीला दोस्तों उनकी अन्य रचना। इसके अलावा रसकेली वल्ली नाम की भी रचना, और दोस्तों एक इश्क लता नाम से भी इनकी रचना थी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रचना इन्होंने रीति मुक्त काव्य धारा के अंतर्गत लिखी। तो चलिए दोस्तों तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। और आपको बताया भी गया था कि मित्रों रीति काल में जो प्रमुख लक्षण ग्रंथ लिखे गए थे, यानी कि लक्षण ग्रंथ के बारे में थोड़ा डाउट होता है। जो नए नए विद्यार्थी हिंदी साहित्य सीखने का प्रयत्न कर रहे हैं उनको ध्यान नहीं होता। तो दोस्तों आपको बता देता हूँ कि जो काव्य के अंग है मित्रों, जैसे अलंकार है दोस्तों अलंकार, रस, छंद, इसके अलावा जो गुण दोष भी आते हैं दोस्तों, और नायक नायिका भेद। तो दोस्तों ये काव्य के अंग होते हैं। इनको आधार लेकर जो ग्रंथों की रचना की जाए दोस्तों वो लक्षण ग्रंथ में आते हैं। तो दोस्तों जो रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि थे उन्होंने इन काव्य के अंगों का सहारा लेकर लक्षण ग्रंथों की रचना की। तो इन लक्षण ग्रंथों में क्या होता था मित्रों, पहले तो परिभाषा यानी लक्षण एक ही बात है, लक्षण या परिभाषा एक ही बात है। तो किसी भी काव्य के अंग का पहले तो दोस्तों लक्षण बताना यानी परिभाषा बताना और उसके बाद में उसका उदाहरण देना, ये प्रवृत्ति पाई जाती थी रीतिबद्ध कवि जो काव्य धारा के अंतर्गत। अब हम दोस्तों तीसरे प्रश्न की बात करेंगे। तीसरे प्रश्न में क्या पूछा गया है, उत्तर विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए दोस्तों।
तो नीचे ये जो विकल्प आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, यहाँ तक जो 4 तक दिए हुए दोस्तों, उनमें से आपको छांटना है कि कौन से सही है। तो पहला ऑप्शन देखिएगा, चिंतामणि ने काव्य के सब अंगों पर ग्रंथ लिखे। दोस्तों, चिंतामणि ने काव्य के सब यानी सभी अंगों पर ग्रंथ लिखे। तो ये बात तो दोस्तों सही है। इनकी जो ब्रज भाषा है दोस्तों विशुद्ध दिखाई देती है, ये ऑप्शन भी सही है। अब तीसरा और चौथा ऑप्शन दोस्तों देखिए। तीसरे में देखिए, आँखिन मुंदीबे के मिस आने अचानक पीठी रोज लगावे। तो ये मतीराम की ये पंक्ति है दोस्तों। कवि कुल कंठाभरण नायिका वेद ग्रंथ है। तो दोस्तों आपको इनमें से छांटना है कि कौन कौन से जो 4 शुरू के ऑप्शन है, इन चारों में से कौन कौन से सही है। तो दोस्तों पहला और दूसरा तो इसमें सही है, तीसरा और चौथा इसमें गलत है। अब मित्रों क्यों गलत है? क्योंकि ये जो पंक्तियां आई थी दोस्तों, आँखिन मुंदीबे के मिस आने, ये मतीराम की यहाँ पर दी हुई है, इसलिए इस ऑप्शन की जो मती है वो फूट गई। तो दोस्तों ये चिंतामणि त्रिपाठी की पंक्तियां हैं। किनकी है? चिंतामणि त्रिपाठी की ये जो पंक्तियां हैं, काफी चर्चित हुई थी ये पंक्तियां। और कवि कुल कंठाभरण दोस्तों ये नायिका वेद ग्रंथ है। किस प्रकार का है? नायिका वेद। तो दोस्तों ये जो ग्रंथ है ये नायिका वेद ग्रंथ नहीं है, इसलिए ऑप्शन आपका गलत हो गया। किस प्रकार का ये जो ग्रंथ है दोस्तों? अलंकार विवेचन, अलंकार निरूपण रूपी ये ग्रंथ कवि कुल कंठाभरण, जो कि नायिका वेद का ग्रंथ नहीं है मित्रों, ये है अलंकार ग्रंथ। और ये है किसका? किसका लिखा हुआ है? कवि दुल्हे का। तो कवि दुल्हे का जो ये रचना है दोस्तों, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। तो जो ऑप्शन नीचे दिए हुए हैं दोस्तों, इसमें से लास्ट का ऑप्शन है कि केवल 1 तथा 2 सही है, यानी पहला और दूसरा आपको मैंने बताया ये सही है, और बाकी तीसरा चौथा ये गलत है। तो दोस्तों इस प्रकार आपका जो द ऑप्शन इसमें सही होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। चौथे प्रश्न में मित्रों पूछा गया है कि केशव के संदर्भ में असंगत कथन बताइए। केशव के संबंध में असंगत आपको कथन बताना है मित्रों। तो पहला ऑप्शन इसमें देखिएगा, असंगत यानी गलत बताना है आपको। चमत्कार प्रदर्शन की भावना उनमें सर्वोपरि है। तो ये तो दोस्तों सही है। कवि प्रिया प्रबंध काव्य रचना है दोस्तों, इनकी जो कवि प्रिया रचना है वो प्रबंध काव्य रचना है। तो ये इसमें गलत हो गया दोस्तों। ये एक अलंकार प्रधान ग्रंथ है दोस्तों, अलंकार प्रधान ग्रंथ है दोस्तों ये। और ये मात्र कवियों के लिए स्पेशल लिखा था केशव दास जी ने, ताकि आने वाले टाइम में भी और उस समय जो समय चल रहा था रीतिकाल का, वो जो कवि है दोस्तों उनको अपने काव्य रचना करने में मजबूती मिल सके, इस ग्रंथ को पढ़कर वो काव्य रचना करने में निपुण होंगे। इसी उद्देश्य से जो केशव दास ने कवि प्रिया जो इस रचना को लिखा था, तो ये अलंकार प्रधान ग्रंथ है मित्रों। और इसके अलावा ये जो ग्रंथ है कवि प्रिया नाम का, इसमें एक अन्य फैक्ट भी है मित्रों। ये हिंदी का प्रथम काव्य शास्त्रीय रचना जो मानी जाती है, हिंदी की प्रथम काव्य शास्त्रीय रचना की अगर हम बात करें तो सबसे पहले किसका नाम आता है? कवि प्रिया का। और दोस्तों इसमें कवि प्रिया के अंदर 16 प्रभाव है, यानी पाठ जिसको कहते हैं ना प्रकाश या प्रभाव, तो इसमें 16 जो प्रभाव है ये भी आप नोट कर लेना।
इसके बाद में देखिए मित्रों, सही ऑप्शन केशव निम्बारक संप्रदाय में दीक्षित थे, ये ऑप्शन सही है। केशव अलंकार प्रिय कवि थे, ये भी दोस्तों सही है। तो गलत कौन सा हो गया? 2 नंबर का। ठीक है मित्रों। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों, थोड़ी और आपको बात बता दूं, कवि प्रिया जो रचना है बहुत ही इम्पोर्टेंट है केशवदास की। इससे जुड़ी आपने ये पंक्तियां जरूर सुनी होगी मित्रों। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवरण सरस सुवृत भूषण बिन्नु न विराजई कविता बनिता मित। तो ये जो कवि प्रिया की जो महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं दोस्तों, परीक्षा में आती भी रहती है, कई बार आ भी चुकी है, तो आप इसका भी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो केशवदास जी हैं, उन्होंने आचार्य दंडी को फॉलो किया था दोस्तों, यानी कि उनके फैन थे आचार्य दंडी, और उनकी जो रचना थी काव्य दृश्य, तो उसको खूब फॉलो किया गया। इन्होंने अपनी काव्य रचना में उनका खूब सहारा लिया मित्रों। अब हम 5वें प्रश्न की बात करते हैं। 5वें प्रश्न में क्या पूछा गया है? असंगत कथन दोस्तों। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके लिए ज़्यादा तैयार किए गए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो रीतिकाल का जो फैक्ट है ना दोस्तों, ये आपके 100% कवर हो जाए। बस यही मेरा उद्देश्य है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट मिले और आपके परीक्षा में एक भी प्रश्न गलत ना हो। बस आप दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करके हमें बताइएगा कि आपको प्रश्न कैसे लगे। आप ज़रूर कमेंट में लिखोगे तो हमें भी कुछ हौसला मिलेगा कि हमारे द्वारा जो मेहनत की जा रही है वो सार्थक है। तो असंगत कथन का निर्धारण करना है। पहला ऑप्शन देखिए, केशव रागात्मक तारल्य एवं सहज सौंदर्य बोध के कवि थे। तो दोस्तों इसमें जो असंगत आपको छांटना है, तो देखिएगा केशव के साथ में मित्रों रागात्मक प्रवृत्ति तो बिल्कुल भी नहीं है। इनकी जो काव्य रचनाएं हैं, इनमें इन्होंने इमोशनल मतलब कोई भी प्रकरण किसी रचना में हो, ये संभव ही नहीं है। इसीलिए तो शुक्ल जी कहते थे ना केशवदास जी के बारे में कि इनको कवि हृदय नहीं मिला, बस इसी कारण कहा गया था। तो मित्रों पहला जो ऑप्शन है आपका गलत हो गया। और दूसरा जो ऑप्शन है मित्रों, विज्ञान गीता उपदेशात्मक रचना है मित्रों। तो विज्ञान गीता है मित्रों 1610 इसका जो प्रकाशन वर्ष है, इसका जो फैक्ट है विज्ञान गीता का 1610। और इसके अलावा दोस्तों जो ये आध्यात्मिक ग्रंथ है, कई बार पेपर में ये प्रश्न पूछा भी गया है कि केशवदास की जो विज्ञान गीता रचना है वो एक आध्यात्मिक रचना है, इसके बारे में पूछा भी गया। और ये जो रचना है मित्रों कृष्ण कवि द्वारा रचित जो संस्कृत का प्रबोध चंद्रोदय नाटक है ना दोस्तों, इसके आधार पर ये जो लिखी गई थी, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। तीसरा देखिए, केशव का लक्ष्य ब्रज भाषा में अपने संस्कृत ज्ञान का उद्घाटन, प्राचीन काव्य परिपाटी का अनुसरण और कवि शिक्षा तथा राजपरितोष था। तो दोस्तों ये तो ऑप्शन है सही है। और केशव की कविताएं लेख के लेखक कौन है मित्रों? अज्ञे जी। तो ये भी आपका ऑप्शन सही है। तो इसमें असंगत होगा 5वें प्रश्न में, ए ऑप्शन इसमें असंगत होगा। अब 6ठे प्रश्न की बात करते हैं मित्रों। कमेंट करते जाइएगा, कमेंटों में कमी नहीं आनी चाहिए। आपको कोई भी ऐसा फैक्ट लगे कि रीतिकाल से संबंधित है और इम्पोर्टेंट है, बस वह लाइन है जो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ताकि आपके अन्य मित्र भी आपके भी एक्सपीरियंस का फायदा उठाएंगे। तो 6ठा प्रश्न है मित्रों असंगत कथन। पहला ऑप्शन देखिए, कठिन काव्य का प्रेत केशव को कहा। किसने कहा मित्रों? रामचंद्र शुक्ल ने। रामचंद्र शुक्ल ने इनको क्या कहा था? कठिन काव्य का प्रेत। क्योंकि मजे की बात तो ये थी दोस्तों कि शुक्ल जी को खुद को भी
केशवदास की काव्य रचनाएं समझ में नहीं आई। इतने प्रकांड विद्वान थे संस्कृत के केशवदास जी कि शुक्ल जी को भी इनकी बातें समझ में नहीं आई। और हालांकि रामचंद्र शुक्ल बहुत बड़े हिंदी साहित्य के जो आलोचक माने जाते हैं, तो इसी कारण इन्होंने केशवदास जी को कहा था कि कठिन काव्य का प्रेत। अब इसके बाद में मित्रों छंदों का अजायब घर है रामचंद्रिका। तो ये रामचंद्रिका इनकी रचना थी मित्रों। इसके बारे में राम स्वरूप चतुर्वेदी, कौन है मित्रों? राम स्वरूप चतुर्वेदी ने ये बात कही थी कि रामचंद्रिका है वो छंदों का अजायब घर है। तो मित्रों इसमें रामचंद्रिका में 78 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है। कितने प्रकार के छंदों का प्रयोग इसमें किया गया है? 78 प्रकार का। और पृथ्वीराज रासो जो कि महाकाव्य दोस्तों आपने आदिकाल में पढ़ा होगा, उसमें 68 प्रकार के छंदों का यूज किया गया था। तो रामचंद्रिका है दोस्तों छंदों के मामले में सबसे आगे है। इसीलिए राम स्वरूप चतुर्वेदी जी ने रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा है। ये ऑप्शन भी सही है मित्रों। तीसरा देखिएगा, विज्ञान गीता में शैली का प्रयोग है। तो विज्ञान गीता जो केशवदास की रचना है मित्रों, प्रतीक शैली का इसमें प्रयोग किया गया, यानी ये आध्यात्मिक रचना थी। तो आध्यात्मिक रचना होगी दोस्तों, इसमें नॉर्मल सी बात है कि प्रतीक शैली का प्रयोग होगा। तो ये ऑप्शन आपका सही। चौथा ऑप्शन देखिए मित्रों, केशव ने प्रबंध काव्य लिखे हैं 4। ये आपका ऑप्शन है ये जो गलत हो गया, असंगत हो गया मित्रों। क्यों हो गया? क्योंकि इन्होंने प्रबंध काव्य 3 लिखे थे दोस्तों। कौन से? एक तो ये रामचंद्रिका हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों तो वीर सिंह देवचरित, वीर सिंह देवचरित एक तो, दूसरी ये रचना इनकी, और तीसरी मित्रों जहांगीर जस चंद्रिका, ये रचना, ये भी इनकी प्रबंध काव्य के अंतर्गत आती है। तो ये इनकी 3 रचनाएं हैं मित्रों जो कि प्रबंध काव्य में आती है। और इस ऑप्शन में 4 लिखा हुआ है, इसलिए गलत हो गया। रामचंद्रिका का जो प्रकाशन वर्ष है वो साथ साथ में याद कर लिया करो ताकि बार बार रिपीट हो। 1601। और वीर सिंह देवचरित है, इसका प्रकाशन वर्ष है 1607 ईस्वी। और जहांगीर जस चंद्रिका है मित्रों, इसका जो प्रकाशन वर्ष है 1612 ईस्वी। अभी ये जो पेन मैं चला रहा हूँ दोस्तों डिजिटल पेन है, अभी तक इसका जो लिखने का सिस्टम है मेरे सेट नहीं बैठ रहा। थोड़ा आपको राइटिंग थोड़ी अलग लग रही होगी, लेकिन साथ में बोल रहा हूँ तो आपको समझ में आ भी रहा होगा। अब देखिएगा 7वां प्रश्न, बिहारी के संबंध में मिर्जा राजा जय सिंह थे। तो बिहारी जी के संबंध में दोस्तों मिर्जा राजा जय सिंह थे। इसके बारे में क्या जो खास फैक्ट थे दोस्तों, बिहारी को एक दोहे पर 1000 अशर्फी मिलती थी। आपको गलत बताना है दोस्तों, कौन सा जो कथन है इनसे जुड़ा हुआ नहीं है। तो बिहारी जी को एक दोहे पर 1000 नहीं है दोस्तों, 1 अशर्फी मिलती थी। अशर्फी यानी सोने का सिक्का मान लो आप। तो ये मुद्रा इनको एक दोहे पर मिलती थी। और बिहारी सच्चाई में इन्होंने 713 दोहे लिखे। तो मित्रों आप समझ जाओ कि 713 इन्होंने अशर्फियाँ कमा ली। तो अच्छी खासी कमाई दोस्तों बिहारी जी ने की राजा जय सिंह के आश्रय में रहकर। दूसरा ऑप्शन देखिए, बिहारी सच्चाई की टीका कृष्ण कवि, हरिप्रकाश, लल्लू जी लाल और सूरती मिश्र ने लिखी। तो ये बात भी आपकी सही है दोस्तों, क्योंकि पहला ऑप्शन ही गलत हो गया तो बाकी 3 तो सही होंगे। तो बिहारी
जो सच्चाई है उस पर टीका सबसे पहले लिखी थी मित्रों कृष्ण कवि ने। और ये जो कृष्ण कवि है ये बिहारी का ही दत्तक पुत्र माना जाता है, ऐसा माना लिखा गया है दोस्तों कि बिहारी का ये दत्तक पुत्र था। तो सबसे पहले इसने बिहारी सच्चाई पर टीका लिखी थी। और इन्होंने जो टीका लिखी थी दोस्तों सवैया छंद में लिखी थी। किस छंद में? सवैया छंद में। और इसके अलावा अगर हम बात करें मित्रों हरि प्रकाश, तो ये हरि प्रकाश जो बिहारी सच्चाई की टीका लिखी गई थी हरिचरण दास द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई थी? हरिचरण दास। लल्लू लाल जी, इन्होंने दोस्तों लाल चंद्रिका नाम की सच्चाई लिखी थी। जो सच्चाई की टीका थी बिहारी सच्चाई की, क्या नाम था उसका? लाल चंद्रिका। लाल चंद्रिका। और सूरती मिश्र जी ने जो बिहारी सच्चाई की टीका किस नाम से लिखी थी मित्रों? अमर चंद्रिका। क्या नाम था उसका? अमर चंद्रिका। तो ये दोस्तों जो बिहारी सच्चाई पर टीकाएं लिखी गई थी। और एक खास बात आपको ये भी ध्यान में होनी चाहिए कि बिहारी की जो सच्चाई थी, बिहारी सच्चाई जो रचना थी इतनी लोकप्रिय थी दोस्तों कि इस पे काफ़ी सारी जो टीकाएं लिखी गई। हालांकि हिंदी साहित्य में रामचरितमानस पे सबसे ज़्यादा टीकाएं लिखी गई थी। रामचरितमानस के बाद अगर हम बात करें तो दूसरा जो नाम आता है बिहारी सच्चाई। तो बिहारी सच्चाई पर रामचरितमानस के बाद में सबसे ज़्यादा टीका लिखी गई। तो ये ऑप्शन भी आपका सही है मित्रों। सही ऑप्शन देखिए, बिहारी जयपुर के कछवाय वंश के शासक मिर्जा राजा जय सिंह के दरबार में रहते थे। ये भी आपका कथन है, ये सही है। और बिहारी श्रृंगारी कवि थे दोस्तों, ये भी आपकी बात है दोस्तों, सही है। क्योंकि बिहारी रीति सिद्ध काव्य धारा में आते हैं ना दोस्तों, रीति सिद्ध में। तो चलिए अगली स्लाइड पर इस प्रश्न को देखिए मित्रों। असंगत कथन बताइए। असंगत कथन आपको बताना है। बिहारी अनुभावों व भावों के पारखी श्रृंगारी कवि है। तो क्या लग रहा है दोस्तों आपको? बिहारी अनुभवों व भावों के पारखी श्रृंगारी कवि है। ये तो कथन है दोस्तों, सही है। बिहारी रीति सिद्ध कवि थे, तो रीति सिद्ध काव्य धारा के ये कवि थे, ये भी सही है। बिहारी की रस व्यंजना का पूर्ण वैभव उनके अनुभवों के विधान में है मित्रों, ये भी आपका सही है ऑप्शन। बिहारी ने लक्षण ग्रंथ के रूप में सच्चाई लिखी, ये गलत हो गया दोस्तों, यहाँ पर गड़बड़ी हो गई। जो बिहारी सच्चाई थी वो लक्षण ग्रंथ के रूप में नहीं लिखी गई थी दोस्तों। जो रीति सिद्ध यानी रीति सिद्ध कवि थे, जैसे बिहारी प्रतिनिधि कवि थे रीति सिद्ध काव्य धारा के, तो इन्होंने सच्चाई लिखी। तो उसमें जो काव्य के अंगों का जो उनको जानकारी थी उसको सिर्फ प्रयोग में लिया, यानी काम में लिया, ना कि लक्षण और उदाहरण ग्रंथों का जो ये सिस्टम है इन्होंने अपने काव्य रचनाओं में लागू नहीं किया। तो आपका जो द ऑप्शन है इसमें असंगत होगा। 9वां प्रश्न देखिए मित्रों। असंगत कथन बताइए। जल्दी जल्दी आप देखिएगा, इन कथनों को पंक्तियां दी गई है, आपको गलत बतानी है। जल्दी दोस्तों कमेंट में लिखिएगा जो गलत है। तो इसमें असंगत आपको बताना है कौन सी पंक्ति गलत है। ए ऑप्शन में जो पंक्ति दी गई है मित्रों, वह चितवन और कछु जिहि बस होत सुजान, ये जो पंक्तियां हैं मित्रों
बिहारी जी की। तो ये ऑप्शन आपका सही है। नाऊ सुनत ही हे गयो तनु और मनु और, ये जो शब्द है दोस्तों किनकी पंक्तियों में मिलते हैं? बिहारी। तो ये भी इनकी जो ये कथन है, इस प्रश्न का ऑप्शन है, ये भी सही है। आपको गलत छांटना है मित्रों। इन दुखियां अंखियान कऊ सुख सिरजोई नाही, ये पंक्ति दोस्तों गणानंद की। तो यहाँ पर मित्रों ये गलत इसने दे दिया, ये पंक्ति थी बिहारी जी की। किसकी? बिहारी जी की। और जो ये आवत जाता राज के लोगा मूर्तिधारी मानव भोगा, ये पंक्तियों के अंदर जो शब्दों का प्रयोग करते थे वो केशव करते थे। दोस्तों कुछ ना कुछ पहचान होती है पंक्तियों की। जैसे इस प्रश्न में आपको ऑप्शन में दिए गए केशव की और बिहारी की पंक्तियों में ये जो शब्द मिलते हैं ये अच्छे रट लो आप, ताकि आपको पता लग जाए। कई बार परीक्षा में पंक्तियां पूछी जाती है, तो ये जो पहचान है दोस्तों ये आपके जरूर काम आएगी। तो ये जो पंक्ति थी जिसकी हम बात कर रहे थे कि इन दुखियां अंखियान को सुख सिरजोई नाही, ये पंक्तियां दोस्तों बिहारी की रचना की है। और इसमें ये इसकी एक दूसरी लाइन में दोस्तों कि पहली लाइन तो ये कि इन दुखियां अखियान को सुख सिरजोई नाही, और दूसरी लाइन ये थी देखे बने न देखते, देखे बने न देखते अन देखे अंकुलाही, अन देखे अंकुलाही। यानी कि एक सखी दूसरी सखी से बता रही है उसको, दूसरी सखी को, कि जो मेरा प्रीतम है वो जब आता है तो मेरी ये जो आँखियाँ हैं ये दुख के साथ ही रहने वाली है, इसको सुख तो मिलना ही नहीं है। अर्थात जब मेरा प्रीतम या जो प्रिय मेरे सामने आता है तो ये जो आँखियाँ हैं ये बंद हो जाती है, मतलब उसको देख नहीं पाती। और जब वह चला जाता है तो ये मेरी आँखियाँ जो अंकुलाही का मतलब व्याकुल हो जाती है उसको देखने के लिए। तो इसी संदर्भ में ये जो बिहारी जी की जो पंक्तियां दी गई है, तो इसमें जो असंगत कथन होगा से ऑप्शन। मित्रों कमेंट में कमेंट करके बताइए आपको ये जानकारी कैसी लग रही है। अब हम 10वें प्रश्न की बात करेंगे। आराम से पढ़ते जाइएगा, साथ साथ में नोट भी करते जाइएगा अपने रजिस्टर में, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है जो आपको रीतिकार से संबंधित बताए जा रहे हैं। 10वां प्रश्न है दोस्तों, बिहारी सच्चाई पर किसका प्रभाव नहीं है? आपको उत्तर ये पूछा गया है कि किसका प्रभाव नहीं है। तो दोस्तों आपको सीधा थोड़ा बता दूं मैं कि बिहारी सच्चाई पर अमरूक सच्चाई, गाहा सच्चाई और आर्या सच्चाई, इन तीनों का प्रभाव है। अच्छे तरह से आप इनको रट लो, ये तीनों सच्चाई है, ये चिंतामणि सच्चाई का इस पे प्रभाव नहीं है। तो अगर हम बात करें कि ये जो अमरूक सच्चाई है मित्रों, ये कवि अमरूक की लिखी हुई है। किसकी? कवि अमरूक की। और उसके बाद में आर्या जो सच्चाई है ये लिखी गई थी मित्रों कवि गोवर्धनाचार्य द्वारा, कवि गोवर्धनाचार्य द्वारा। और गाहा सच्चाई है जो कवि हाल द्वारा लिखी गई थी दोस्तों, कवि हाल के द्वारा लिखी गई। तो इन तीनों सच्चाइयों का प्रभाव बिहारी सच्चाई पर पड़ा था। तो ये आपका इसमें ऑप्शन कौन सा होगा? द ऑप्शन। आपको गलत बताना है मित्रों। 11वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ की सर्वाधिक टीकाएं लिखी गई? अभी थोड़ी देर पहले बात हमने की मित्रों इसके बारे में। सर्वाधिक टीकाएं जो निम्नलिखित ग्रंथों में से किस पर लिखी गई थी? ललित ललाम, बिहारी सच्चाई, भाव विलास, रामचंद्रिका। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? जल्दी से आप ऑप्शन में उत्तर दीजिए दोस्तों, कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए।
सर्वाधिक टीकाएं निम्न में से किस पर लिखी गई? तो आपका सही उत्तर होगा मित्रों बिहारी सतसई। जैसा कि आपको मैंने बताया कि रामचरितमानस के बाद अगर सबसे ज़्यादा जो टीकाएं लिखी गई, अगर हम इस संदर्भ में बात करते हैं तो पहला नाम आता है बिहारी सतसई। इसमें कितने दो हैं मित्रों? 713। हालांकि कुछ इसमें 719 भी मानते हैं, लेकिन सर्वमान्य 713 ही हमें मिलता है, और ये 713 भी कई बार परीक्षा में आ चुका है। तो 11वें जो प्रश्न में हम बात कर रहे थे मित्रों कि सर्वाधिक टीकाएं, अब इसके अलावा जो ये ललित ललाम है और भावविलास है, रामचंद्रिका, इनके बारे में भी थोड़ी थोड़ी बात कर लेते हैं मित्रों। तो ललित ललाम है दोस्तों, ये जो मतीराम की जो रचना है, तो ये एक प्रकार का अलंकार ग्रंथ है दोस्तों। किस प्रकार का? अलंकार ग्रंथ है। और बूंदी के जो राजा थे बाव सिंह, बूंदी के राजा थे, क्या नाम था उनका? बाव सिंह। बाव सिंह, इनके आश्रय में मतीराम रहते थे, तो इनके आश्रय के समय ही इन्होंने ललित ललाम रचना लिखी। ठीक है मित्रों। अब हम बात करते हैं रामचंद्रिका की। तो दोस्तों केशव दास की चर्चित जो महाकाव्य है रामचंद्रिका, उसके बारे में तो आपने खूब पढ़ा होगा। ये किस प्रकार की रचना है? ये एक महाकाव्य दोस्तों, और इसमें 39 प्रकाश है दोस्तों। क्या है इसमें? 39 प्रकाश, यानी प्रकाश या प्रभाव या पाठ ये एक ही होते हैं दोस्तों, बस इनका नाम चेंज किया है। तो इसमें 39 जो भाग या प्रकाश इस महाकाव्य में है, बस आपको इतना याद रखना। अब दोस्तों ये जो भावविलास है, ये रचना किसकी है? ये रचना है दोस्तों कवि देव की। कवि देव की जो पहली रचना का अगर हम बात करें मित्रों, तो पहली इनकी रचना कौन सी है? भावविलास। ये बात भी आप अच्छे से याद कर लो, इनकी पहली रचना कौन सी है? भावविलास। और इस भावविलास में रस प्लस अलंकार का विवेचन किया गया है। यानी ये जो रचना है दोस्तों रस निरूपण और अलंकार निरूपण के अंतर्गत आती है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। खूब सारा डेटा आप अपने रजिस्टर में नोट कर रहे होंगे। रीतिकाल आपका अच्छे से कवर हो जाएगा इस पूरे वीडियो को देखने के बाद। मैं नहीं मानता कि कोई ऐसा जो फैक्ट है हमने इसमें छोड़ा हो। तो 12वें प्रश्न में देखिएगा, छंदोर्णव पिंगल ग्रंथ के रचयिता है। छंदोर्णव पिंगल के ग्रंथ के रचयिता कौन है मित्रों? भिखारी दास, तोषनिधि, दुले और पद्माकर। सही ऑप्शन में उत्तर आप बताइए, सही ऑप्शन क्या होगा इसका? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिएगा। तो इसमें सही उत्तर होगा दोस्तों भिखारी दास। ये जो छंदोर्णव पिंगल ग्रंथ के रचयिता कौन है? भिखारी दास। ये एक प्रकार का दोस्तों छंद निरूपक ग्रंथ है। किस प्रकार का? इसमें छंदों का जो छंदों के लक्षण और उदाहरण इसमें दिए गए हैं। 13वें प्रश्न में देखिए मित्रों, हिंदी नवरत्न ग्रंथ में मिश्र बंधुओं ने सबसे बड़ा लेखक माना। तो मिश्र बंधुओं का जो ग्रंथ था दोस्तों हिंदी नवरत्न, इसमें सबसे बड़ा लेखक माना था देवदत्त को। और इन्हीं मिश्र बंधुओं ने विवाद खड़ा किया था कि बिहारी या देव दोनों में से कौन बड़ा है। तो इन्होंने अपने हिंदी नवरत्न में कवि देव को बड़ा माना मित्रों।
तो इसमें से ऑप्शन सही होगा। अगले क्वेश्चन में देखिएगा, असंगत कथन बताइए। तो आपको इनमें से असंगत कथन है उसको छांटना है। पहला देखिए, मतीराम बूंदी नरेश महाराज भाव सिंह के आश्रय में रहे थे। भाव सिंह के आश्रय में रहे थे, तो ये कथन है मित्रों आपका, मतीराम बूंदी नरेश महाराज भाव सिंह के आश्रय में रहे थे। ये आपका ऑप्शन जो सही होगा। और दूसरा ऑप्शन देखिए, मतीराम तिकवापुर के थे, यानी कानपुर के अंदर ये स्थान का नाम है तिकवापुर। ये भी ऑप्शन आपका सही होगा। मतीराम का जन्म दोस्तों 1604 ईस्वी में हुआ। ये भी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट। चौथा ऑप्शन देखिए, मतीराम का जो काव्य ग्रंथ था रसराज भाव सिंह को समर्पित है। मित्रों यहाँ पर इसने गड़बड़ कर दी। खास बात ये दोस्तों कि मतीराम ने जो काव्य ग्रंथ लिखे थे लगभग अलग अलग राजाओं के आश्रय काल में लिखे, लेकिन एक इनका जो काव्य ग्रंथ है मित्रों रसराज नाम से, ये किसी भी राजा के आश्रय काल में नहीं लिखा। ये भी इम्पोर्टेंट तथ्य है मित्रों कि किसी भी राजा के आश्रय काल में नहीं लिखा जाने वाला जो काव्य ग्रंथ है वो है मतीराम का रसराज। ये मित्रों रस निरूपक ग्रंथ है। तो इसमें जो गलत आपका कौन सा होगा, द ऑप्शन। तो भाव सिंह के जो आश्रय में जो लिखा गया था, जो ग्रंथ हमने बात की थी मित्रों, ये ललित ललाम था। क्या नाम था उसका, ललित ललाम। ये भाव सिंह के आश्रय काल में लिखा गया था। और ये किस प्रकार का ग्रंथ था, अलंकार ग्रंथ था। ये कौन सा, ललित ललाम। बहुत बार परीक्षा में ऐसे प्रश्न आ रहे हैं मित्रों कि काव्य रचना दी होती, ये किस प्रकार का जो काव्य का अंग के आधार पर ये किस प्रकार की रचना है, तो आपको बताना होता है ये रस निरूपक है, छंद निरूपक है, नायक नायिका भेद से संबंधित है, अलंकार निरूपक है। तो ये ललित ललाम जो रचना है इनकी अलंकार ग्रंथ है। 15वें प्रश्न में देखिए मित्रों, बिहारी सतसई सैकड़ों वर्षों से रसिकों का हृदय हार बनी हुई है और तब तक बनी रहेगी जब तक इस संसार में सहृदयता है। यह कथन किसका है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, पद्म सिंह शर्मा, नंद दुलारे वाजपेयी, रामचंद्र शुक्ल। तो जल्दी जल्दी कमेंट में उत्तर बताइएगा मित्रों, इसमें कौन सा सही होगा। ये जो कथन है किसका है, चारों में से आपको एक सही बताना है, जो कि छांटिए। तो इसमें सही उत्तर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी, HPD। 16वें प्रश्न में देखिए मित्रों, मैं नहीं समझता कि इसकी तुलना का कोई भी काव्य यूरोप की किसी भी भाषा में उपलब्ध है। बिहारी सतसई के संबंध में यह कथन किसके द्वारा कहा गया, जॉर्ज स्मिथ, जॉन गिलक्राइस्ट, जॉर्ज ग्रियर्सन और जॉन जोशुआ केटलेर। तो इसमें सही ऑप्शन क्या होगा, कथन क्या कहा गया है मित्रों बिहारी सतसई के बारे में कि मैं नहीं समझता कि इसकी तुलना का कोई भी काव्य यूरोप की किसी भी भाषा में उपलब्ध है। तो ये बिहारी सतसई के बारे में महत्वपूर्ण कथन था। किसके द्वारा कहा गया था मित्रों, जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा। 17वें प्रश्न में देखिए,
निम्नलिखित में से असत्य कथन आपको छांटना है। ये जो पंक्तियां दी हुई है इनमें से असत्य जो पंक्ति है वो आपको बतानी है कौन से। झूठ की सच्चाई छाको, त्यों हित कचाई पाको, ताके गुणगन गणानंद कहाँ गनऊ। ये दोस्तों पंक्ति बोधा की बताई गई है। आपको असंगत है उसका चयन करना है, यानी कि जो गलत होगी आपको बता देना है। तो ये दोस्तों ये जो पंक्ति है ये बोधा की नहीं है, ये किसकी है? गणानंद की। किसकी है मित्रों? गणानंद की। इसलिए पहला ही ऑप्शन इसका गलत हो गया। लोग है लागी कवित बनावत, मोहे तो मेरे कवित बनावत। ये किनकी पंक्तियां हैं मित्रों? गणानंद जी की। काफ़ी बार परीक्षा में पूछी जा चुकी है दोस्तों। इन प्रश्नों के अंदर वो फैक्ट भी डाले गए जो आपकी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। और स ऑप्शन ब तो इसमें सही है दोस्तों, और पहला इसमें गलत हो गया था। तीसरा ऑप्शन देखिए, तुलसी गंग दऊ भये सुखविन के सरदार। ये भिखारी दास जी की चर्चित पंक्तियां हैं मित्रों। इन्होंने तुलसी और कवि गंग के बारे में, दोनों के बारे में क्या कहा है? सुकविन के सरदार, कि ये कवियों के सरदार हैं। कौन कौन? तुलसीदास और कवि गंग। तो दोस्तों कवि गंग भी निर्भीक होकर काव्य रचनाएं करते थे। बात अगर कड़वी लगे तो लगे, लेकिन सत्य बात अपनी काव्य रचनाओं में लिखते थे। इसलिए भिखारी दास को गंग कवि भी बहुत अच्छे लगते थे, इनके फैन थे। तो इसीलिए इन्होंने इनको सुकविन के सरदार की उपाधि दी। तो ये ऑप्शन भी इसमें सही है। द ऑप्शन देखिए, लोगिन कवित की वो खेल करी जान्यो है। ये दोस्तों पंक्तियां किसकी है? ठाकुर की। ठाकुर जी तो खेलेंगे दोस्तों, ठाकुर जी तो खेलेंगे। तो ये पंक्तियां थोड़े आप हिंट बना के इनको याद कर लिया करो ताकि आपके ये याद हो जाए। बाकी पंक्तियां दोस्तों बार बार पढ़ोगे ना 4-5 बार, तो ये बार बार सामने आती रहती है, तो आपके याद भी जल्दी हो जाएगी। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। 18वें जो प्रश्न में देखिएगा मित्रों, 18वें प्रश्न में क्या पूछा गया है? असंगत कथन बताइए। ए ऑप्शन है इसमें, अलंकार पंचाशिका में 500 अलंकार है, फूल मंजरी में 62 हैं, ललित ललाम अलंकार संबंधी ग्रंथ है, रसराज रस का ग्रंथ है। तो असंगत आपको इसमें छांटना है। तो मित्रों ये सारी की सारी रचनाएं हैं जो अलंकार पंचाशिका, फूल मंजरी, ललित ललाम, रसराज, ये मतीराम की। एक तो आपको ये याद होना चाहिए किनकी रचना है? मतीराम के। अलंकार पंचाशिका में 100 अलंकारों का वर्णन किया गया, ये 500 नहीं है, गलत। यहाँ पर ऑप्शन आपका गलत हो गया। बाकी जो दोस्तों फूल मंजरी में 62 हैं, ये बिल्कुल सही है। मतीराम ने एक एक दोहे को अलग अलग फूलों का वर्णन किया, यानी 62 हैं तो 60 फूलों का वर्णन इन्होंने दोहे के रूप में किया है, तभी इसका नाम फूल मंजरी रखा गया था। तीसरे में दोस्तों फूल मंजरी के बारे में हमने बात की, तो ललित ललाम जो इनका अलंकार संबंधी ग्रंथ है, ललित ललाम जो कि अलंकार विवेचन या अलंकार निरूपण से संबंधित ग्रंथ है। और ये दोस्तों बूंदी नरेश यानी बूंदी के राजा भाव सिंह के आश्रय में इन्होंने लिखा था। बार बार आपको बता रहा हूँ रिपीट करके ताकि आपके याद हो जाए, और इसको स्ट्रिक से भी याद कर सकते हो। जैसे आप ललिता को बोल रहे हो, किसको? ललिता को। कि बाजार में जैसे कोई शॉपिंग वगैरह करने जाती है ललिता, तो किसी भी प्रोडक्ट के भाव मत पूछो, ये क्या कह रहे हैं? भाव मती पूछो।
ललिता को क्या कहा जा रहा है, ललिता को भाव मती पूछो, यानी किसी भी प्रोडक्ट का भाव नहीं पूछना है। मती का मतलब मना कर रहे हैं, तो मती से क्या होगा, मनीराम, मतीराम, और मतीराम जो रचना के भाव से क्या हो जाएगा, भाव सिंह राजा का नाम है। इसी प्रकार जो बे ऑप्शन इसमें सही है, से इसमें सही है, दे इसमें रसराज रस का ग्रंथ है, तो ये श्रृंगार निरूपण ग्रंथ है दोस्तों, ये भी सही है ऑप्शन। तो पहला है जो अलंकार पंचाशी का, इसमें 100 अलंकार है, इसलिए ये गलत हो गया था। 19वें प्रश्न में देखिए मित्रों, रीतिकाल की प्रमुख विशेषता नहीं है। जो विशेषता नहीं है वो आपको छांट के बतानी है। नारी के भोग्या स्वरूप की प्रधानता, भक्ति संबंधी ग्रंथों की प्रधानता, अभिव्यंजना की अतिरंजना, लक्षण ग्रंथों की विपुलता। तो दोस्तों आपको जो विशेषता नहीं है वो आपको इसमें बतानी है। तो ए ऑप्शन है दोस्तों, ये विशेषता नहीं है। नारी के भोग्य स्वरूप को नहीं दिखाया इन्होंने अपनी जो रीतिकाल की काव्य रचनाओं में, इसलिए ये ऑप्शन है ये गलत है मित्रों, और बाकी जो ये फैक्ट है ये सही है। 20वें प्रश्न में देखिए क्या पूछा गया है। मित्रों वीडियो बड़ा जरूर है, लेकिन आपको कुछ न कुछ सिखा कर जाएगा, ये निश्चित है। रीतिकाल के टॉपिक की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आप ज़रूर ये पूरा वीडियो देखने के बाद महसूस करोगे कि यार हमने कुछ न कुछ तो सीखा है। 20वां प्रश्न देखिए, रीति सिद्ध कवि कहलाते हैं। तो मित्रों आपको मैंने पहले भी बताया कि जो रीतिकाल में 3 प्रकार की कैटेगरी बांटी गई थी, रीति बद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। तो जो शुक्ल ने 2 कैटेगरी बताई थी, कौन कौन सी, शुक्ल ने कौन कौन सी बताई थी, इन्होंने बताई थी रीति बद्ध बताई थी एक तो, और दूसरी बताई थी रीति मुक्त। अब ये तीसरी कैटेगरी कौन ले आया दोस्तों कौन सी, रीति सिद्ध। रीति सिद्ध ये कैटेगरी दोस्तों विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इस कैटेगरी की तीसरी कैटेगरी को बताया। और जैसा कि आपको पता होगा मित्रों की रीतिबद्ध के जो प्रतिनिधि कवि है केशवदास, रीति मुक्त के जो प्रतिनिधि कवि है घनानंद, और रीति सिद्ध जो इसके जो काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि कौन है दोस्तों, बिहारी। ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए। अब यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि रीति सिद्ध कवि कहलाते हैं। रीति सिद्ध के बारे में आपको बताना है कि जो सही है। पहला ऑप्शन देखिए, जिन्होंने शास्त्रीय ढंग पर लक्षण उदाहरण प्रस्तुत कर अपने ग्रंथों की रचना की। तो ये तो दोस्तों गलत है इसमें, कि रीति सिद्ध कवि थे उन्होंने क्या है कि सिर्फ और सिर्फ जो काव्य के अंग थे उनकी जानकारी का उपयोग किया मात्र, ना कि लक्षण उदाहरण प्रस्तुत कर अपने ग्रंथों की रचना की। तो ये जो लक्षण उदाहरण प्रस्तुत करके अपने ग्रंथों की रचना करने वाले कौन थे दोस्तों, रीतिबद्ध। रीतिबद्ध जो कैटेगरी में आते हैं। तो ये आपका ऑप्शन है ये गलत हो जाएगा, आपको सही वाला बताना है मित्रों इसमें। दूसरा देखिए, जिन्होंने लक्षण और उदाहरण शैली पर कोई ग्रंथ तो नहीं लिखा परंतु काव्य सृजन करते समय लक्षण ग्रंथों का प्रभाव जरूर बना रहा। तो दोस्तों ये जो रीति सिद्ध की विशेषता है तो ये ऑप्शन इसका सही है। तीसरा देखिए, जिन्होंने कोई रीति ग्रंथ नहीं लिखा परंतु रीति की जानकारी का उपयोग अपने काव्य ग्रंथों में किया, उन्हें रीति मुक्त कवि कहलाए। तो ये यहाँ पे गलत हो गया दोस्तों। ये जो विशेषता है कि सिर्फ जानकारी का उपयोग किया वो तो रीति सिद्ध थे, रीति मुक्त तो अलग ही हो गए थे। किससे, काव्य के अंगों के लक्षण और उदाहरणों से।
दे ऑप्शन इसमें देखिएगा तो ये भी आपका गलत है। यहाँ रीति मुक्त की जगह अगर रीति सिद्ध लिखा जाता तो ये आपकी ये जो आपका ऑप्शन सही होता। और दे में देखिए, जिन्होंने बड़ी शक्ति और सिद्धांत से काव्यांगों का विरोध किया। तो भाई रीति सिद्ध कवि थे, विरोध क्यों करेंगे? उन्होंने तो सिर्फ जानकारी को अपने उपयोग में लिया अपने ग्रंथों की रचना करते वक्त, तो इन्होंने काव्यांगों का विरोध वगैरह कुछ नहीं किया। तो दोस्तों इसमें जो सही ऑप्शन होगा 20वें प्रश्न में बे ऑप्शन। चलिए दोस्तों आगे के प्रश्नों की ओर। 21वां प्रश्न पूछा गया है मित्रों कि रामचंद्रिका के बारे में पूछा गया है। रामचंद्रिका जो केशव दास की काफी जो बड़ी रचना थी, महाकाव्य था, इसके बारे में कौन सा कथन असत्य है मित्रों? असत्य यानी गलत आपको छांटना है। पहला ऑप्शन देखिए, यह छंदों का अजायब घर है। तो दोस्तों ये तो सही है। इसमें 78 प्रकार के, कितने प्रकार के? 78 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया। और राम स्वरूप चतुर्वेदी, कौन? राम स्वरूप चतुर्वेदी ने छंदों का अजायब घर कहा। किसको? रामचंद्रिका को। मस्ती से पढ़ते जाइए मित्रों। तो ये तो इसका जो कथन है पहला वो तो सही हो जाएगा। वह देखिए, इसकी रचना मात्र एक ही रात्रि में हुई। ये बात भी सही है दोस्तों, एक ही रात्रि में इसकी रचना इन्होंने कर दी। इतनी जो गजब की प्रतिभा थी केशव दास में। से का ऑप्शन देखिए, रामचंद्रिका श्रृंगार प्रधान रचना है। यहाँ पर इसने गड़बड़ी कर दी मित्रों, गलत हो गया ये ऑप्शन। श्रृंगार प्रधान रचना ये जो नहीं मानी जाती दोस्तों, एक प्रकार की राम कथा पर आधारित महाकाव्य यह 39 सर्गों का महाकाव्य दोस्तों। ये भी इसमें सही होगा। तो गलत आपका ऑप्शन कौन सा होगा? से ऑप्शन, बाकी सही है। 22वें प्रश्न में देखिए मित्रों क्या पूछा गया है। रीतिबद्ध कवि कहलाते हैं। रीतिबद्ध कवि कहलाते हैं दोस्तों। मैंने आपको कई बार बताया मित्रों कि रीतिबद्ध जो कवि थे वो लक्षण और उदाहरणों का प्रयोग करके उन्होंने अपने जो काव्य ग्रंथ लिखे। तो पहला ऑप्शन इसमें देखिए, जिन्होंने शास्त्रीय ढंग पर लक्षण उदाहरण प्रस्तुत करके अपने ग्रंथों की रचना की, वो रीतिबद्ध कवि है दोस्तों। ये आपका 22वें में जो पहला ऑप्शन है ये सही हो गया। लक्षण उदाहरण ये प्रयोग में लेकर इन्होंने काव्य रचनाएं की, वो कौन से होंगे? रीतिबद्ध। और जो सिर्फ लक्षण उदाहरणों का ज्ञान और उस ज्ञान को उन्होंने जो जानकारी उनको थी कवियों को, उसको उपयोग में लिया मात्र, वो थे दोस्तों रीति सिद्ध। दूसरा ऑप्शन देखिए, जिन्होंने काव्यांग निरूपण का विरोध किया। अब ये रीतिबद्ध कवि ये तो खूब काव्यांग निरूपण का प्रयोग कर रहे हैं, ये विरोध थोड़ी करेंगे। तीसरा देखिए, जिन्होंने लक्षण और उदाहरण शैली पर कोई ग्रंथ नहीं लिखा किंतु काव्य सर्जना करते समय लक्षण ग्रंथों के प्रभाव का मोह उनसे नहीं छूटा। तो ये किसके लिए कहा गया है दोस्तों? रीति सिद्ध। रीति सिद्ध कवियों के लिए ये बात है कही गई थी, इसलिए ये भी गलत हो गया आपका। चौथा देखिए, जो काव्यांग निरूपण से मुक्त रहे, ये तो बिल्कुल ही गलत है दोस्तों। रीतिबद्ध कवि थे, उन्होंने तो शास्त्रीय ढंग पर लक्षण उदाहरण प्रस्तुत करके अपने ग्रंथों की रचना की। तो ये काव्य के अंगों के निरूपण से दूर कैसे रहेंगे? तो ये तो इनके फेवरेट थे दोस्तों काव्य के अंग, उनके आधार पर लक्षण और जो उदाहरण देकर अपने इन्होंने ग्रंथों की रचना की। 23वें प्रश्न में देखिए दोस्तों, असंगत आपको कथन ज्ञात करना है, जो गलत है वो आपको बताना है। 23वें प्रश्न में
चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र ने भूषण को कवि भूषण की उपाधि दी थी दोस्तों। तो कवि भूषण जो रीतिकाल जो दोस्तों राष्ट्रीय कवि थे, इनको कवि भूषण की उपाधि किसने दी थी? सोलंकी राजा रुद्र ने। कहाँ के थे ये? चित्रकूट के। तो ये तो आपका जो कथन है ये सही है। और दूसरा कथन देखिएगा मित्रों, भाषा भूषण ग्रंथ जो भूषण का है दोस्तों, यहाँ पर इसने गड़बड़ी कर दी। हालांकि इनकी रचनाएं कुछ भूषण से संबंधित जो इसमें शब्द जुड़े हुए हैं, तो थोड़ा भ्रम है, इसलिए ये जो कथन डाला गया है। भाषा भूषण जो ग्रंथ है दोस्तों, वो मारवाड़ नरेश जसवंत सिंह का है। किसका है? मारवाड़ नरेश जसवंत सिंह, जो राजा थे वहाँ के, उनका ये ग्रंथ है दोस्तों, भाषा भूषण नाम से। और इसमें 5 प्रकाश है दोस्तों। कितने प्रकाश हैं? यानी भाग है इसके, 5 प्रकाश है। और ये अलंकार किस प्रकार का ग्रंथ है? अलंकार ग्रंथ है। और दोस्तों रीतिकाल की अगर हम पूरे की बात करें तो अलंकार ग्रंथों में सबसे अच्छा और सबसे बेस्ट यानी सर्वश्रेष्ठ जो अलंकार ग्रंथ की अगर हम बात करें तो एक ही नाम आता है दोस्तों, भाषा भूषण। और ये भाषा भूषण किसका जो ग्रंथ है मित्रों? राजा जसवंत सिंह का। तो ये आपका दोस्तों गलत हो गया। भूषण चिंतामणि और मतीराम के भाई थे, ये बात भी सही है दोस्तों, ये ऑप्शन सही रहेगा। भूषण का जन्म काल संवत में अगर पूछा जाए तो 1670 दोस्तों, ये भी सही है। तो ये 23वें में जो गलत है दोस्तों वो बे ऑप्शन है। ठीक है मित्रों, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। टाइम तो काफ़ी लग रहा है मित्रों, लेकिन अपने को तो कुछ ना कुछ सिखाना है आपको, और आपको कुछ ना कुछ सीखना है, बस यही भाव चलता रहे। 24वें प्रश्न में देखिए, असंगत कथन आपको बताना है। ये रचनाएं दी गई है, इनके आगे जो तथ्य दिए हैं वो कौन सा गलत है आपको ये छांटना है। तो शिवा बावनी वीर रस की राज स्तुति है, भूषण राष्ट्रीय कवि है, शिवराज भूषण अलंकार ग्रंथ है, छत्रसाल दशक जसवंत सिंह की रचना है। तो आपको ये बताना है दोस्तों कि इसमें जो गलत कौन सा है। तो दोस्तों राष्ट्रीय कवि के नाम से विख्यात कवि भूषण, जिनका मूल नाम दोस्तों घनश्याम था। क्या नाम था? घनश्याम। ये इनका नाम शोध का विषय भी बन गया था, क्योंकि मूल नाम बहुत ही कम इनकी रचनाओं में मिलता है, भूषण ही मिलता है दोस्तों। तो ये भी आप फैक्ट ध्यान में रखिएगा। और शिवा बावनी है दोस्तों, जो शिवा बावनी है इसमें शिवाजी की वीरता का वर्णन इसमें किया गया है। तो ये आपका, ये तो आपका सही है मित्रों। 24वें में ए तो सही है, भूषण है वो राष्ट्रीय कवि है, ये बात भी सही है। और शिवराज भूषण है दोस्तों, ये अलंकार ग्रंथ है। इसमें आपको बता दूं मित्रों 105 अलंकार, कितने अलंकार है इसमें? 105। और ये लक्षण दोहों में लिखा गया है। और उसके जो लक्षण है दोस्तों इस ग्रंथ में आपको बता दूं कि लक्षण है वो तो दोहे में, ये लक्षण का अर्थ क्या होता है? जैसे परिभाषा। और उदाहरण है जो वो सवैया छंद में, किसमें? सवैया छंद में। इस प्रकार इस जो ग्रंथ की रचना की गई है। शिवराज भूषण की हम बात कर रहे थे। अब छत्रसाल दशक है दोस्तों, ये महाराजा छत्रसाल की वीरता का इसमें वर्णन किया गया है दोस्तों। महाराजा, ये जो इसमें दे ऑप्शन क्यों गलत हो गया मित्रों?
ये जसवंत सिंह की रचना नहीं है, कवि भूषण की है। इसमें इन्होंने राजा छत्रसाल की वीरता का वर्णन किया है। तो इसमें जो गलत ऑप्शन होगा 24वें प्रश्न में द ऑप्शन होगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देव रचित रचना नहीं है, आपको इनमें से ये बताना है कि कौन सी रचना कवि देव की नहीं है। कवित रत्नाकर, शब्द रसायन, राग रत्नाकर, सुजान विनोद। तो इसमें कौन सी रचना कवि देव की नहीं है मित्रों? ये जो पहले ऑप्शन में ये रचना है दोस्तों, कवित रत्नाकर, ये इनकी रचना नहीं है। राग रत्नाकर इनकी रचना है, शब्द रसायन इनकी रचना है, सुजान विनोद इनकी रचना है। तो कवित रत्नाकर रचना है किसकी दोस्तों? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सेनापति। रीतिकाल के जो कवि दोस्तों, प्रकृति के चितेरे जो जिन्हें कहा जाता है सेनापति, इनकी जो रचना है कवित रत्नाकर। कवित रत्नाकर के अगर प्रकाशन वर्ष की हम बात करें तो 1649 ईस्वी के करीब इसका जो प्रकाशन समय माना जाता है। और इसमें 5 तरंग है दोस्तों। वही बात दोस्तों, 5 तरंग है, यानी 5 भाग है दोस्तों, सीधी सी बात है। तरंग आप नाम याद रख लेना कि इसमें 5 तरंग है। तो इसमें पहला ऑप्शन है वो गलत है दोस्तों, देव की रचना नहीं है कवित रत्नाकर। ये किसकी रचना है? सेनापति के। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न में पूछा गया है कि रात दिन के भोग विलास की दिनचर्या का वर्णन कवि देव ने किस रचना में किया है? रसविलास, अष्टयाम, सुख सागर तरंग, नखशिख। तो दोस्तों इसमें आपका सही उत्तर होगा अष्टयाम। अष्टयाम दोस्तों। और अगर हम बात करें मित्रों, इसमें सही ऑप्शन तो ये होगा। अष्टयाम में दोस्तों 8 प्रहरों के बीच नायक नायिका के बीच में होने वाले भोग विलास का इसमें वर्णन किया जाता है। और इस रचना में इन्होंने ऐसा ही किया। रस विलास की अगर हम बात करें तो ये राजा जो भोगीलाल के आश्रय में इस रचना को इन्होंने लिखा था दोस्तों। किस राजा के आश्रय में? भोगीलाल। भोगीलाल। और सबसे ज्यादा अगर टाइम व्यतीत किया दोस्तों कवि देव ने, तो इस भोगीलाल राजा के आश्रय में इन्होंने सबसे ज्यादा टाइम है वो व्यतीत किया था। और अब अगर हम बात करें दोस्तों, ये थोड़ा जो अष्टयाम रचना थी इसको लिखा गया था, राजा का नाम था आजम शाह, इनके आश्रय में इसको लिखा गया था। और सुख सागर तरंग है दोस्तों, इनका नायिका भेद से संबंधित ये जो इनका बड़ा ग्रंथ है दोस्तों, ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। 27वें प्रश्न में पूछा गया है, कवि देव की पंक्तियां नहीं हैं। जल्दी से दोस्तों इन पंक्तियों को पढ़िए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसमें कौन सा ऑप्शन गलत होगा। कौन सा ऑप्शन इसमें गलत होगा, आपको ये बताना है कि ये पंक्तियां कवि देव की नहीं है। चलिए दोस्तों अपन भी ट्राई कर लेते हैं इसमें। बड़े बड़े नैनन सो आंसू भरी भरी डरी, गोरो गोरो मुख आज ओरो सो बिलानो जात। तो ये पंक्ति तो दोस्तों कवि देव की है। अभिधा उत्तम काव्य है मध्य लक्षणाहीन, अधम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत नवीन। तो ये दोस्तों ये भी पंक्तियां कवि देव की है। डार द्रुम पलना बिछोना, नव पल्लव के सुमन जंगूला सोहे।
तन छवि बारी दे। ये पंक्ति भी कवि देव की। तो बच गई दोस्तों चौथी पंक्ति, दारा की ने दूर यह रार नहीं खजूबे की, बांधीबो नहीं है केंधो मीर सहवाल की। ये दोस्तों किसकी पंक्ति है? ये कवि देव की पंक्ति नहीं है। तो ये पंक्ति है किसकी फिर? ये दोस्तों भूषण कवि की। किनकी है? भूषण कवि की। तो इसमें द ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। पढ़ते जाइए, बस जो भी अच्छा फैक्ट लगे वो अपने रजिस्टर में नोट कर दे जाइएगा। उत्तर विकल्पों में से सही विकल्प आपको चुनना है। सबसे पहले आप देख लीजिए प्रेम चंद्रिका, इसमें विषय वासना के तिरस्कार, प्रेम के महात्म्य का वर्णन, राग रत्नाकर में संगीत विषयक लक्षण ग्रंथ, देव शतक में अध्यात्मक संबंधी ग्रंथ और कृष्ण के जीवन से संबंध प्रबंध काव्य देवचरित, देव माया प्रपंच में संस्कृत के प्रबोध चंद्रोदय नाटक का पद्यबद्ध अनुवाद। तो इसमें से आपको बताना है दोस्तों कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। तो दोस्तों एक एक ऑप्शन का निरीक्षण करते हैं दोस्तों, देखते हैं कौन सा इसमें कौन कौन से सही होंगे। एक तो दोस्तों ये सारी की सारी रचनाएं हैं जो वो कवि देव की है। किन की है? कवि देव की, कवि देव। ठीक है, इनको आप ये एक तो नोट कर लीजिए। ये जो रचना इनकी काफ़ी प्रमुख और इम्पोर्टेंट रचनाएं जो परीक्षा में पूछी जाती है। अगर हम बात करें प्रेम चंद्रिका की तो इसमें विषय वासना के तिरस्कार, प्रेम के महात्म्य का वर्णन इसमें किया गया है। तो दोस्तों ये जो सही है, पहला जो आपका जो ये ऑप्शन है ये सही है। और प्रेम चंद्रिका जो रचना है दोस्तों, इन्होंने राजा उद्योत सिंह के आश्रय में लिखे थे। राजा उद्योत सिंह, ठीक है मित्रों, इनके शासनकाल के समय इन्होंने जो ये रचना लिखी थी। राग रत्नाकर जो संगीत विषयक संबंधी लक्षण ग्रंथ है, ये भी इसका सही है। देव शतक अध्यात्म संबंधी ग्रंथ है दोस्तों, ये भी बिल्कुल इनका सही है। देवचरित कृष्ण के जीवन, भगवान श्री कृष्ण के जीवन से संबद्ध प्रबंध काव्य है दोस्तों, ये भी इनका जो कथन है वो सही है। देव माया प्रपंच संस्कृत के प्रबोध चंद्रोदय नाटक का पद्यबद्ध अनुवाद है, ये भी सही। तो मतलब गलत कौन सा मित्रों? गलत कोई नहीं, इसमें 5 के 5 सही है। तो इसमें ऑप्शन होगा द, यानी कि सभी सही है। तो दोस्तों हर बार गलत नहीं होता, कई बार सभी सही भी होते हैं। तो बस इसी को ध्यान में रखते हुए इस प्रश्न में मैंने सभी के सभी जो फैक्ट है वो सही डाले। 29वें प्रश्न में देखिएगा मित्रों, असंगत आपको बताना है, वही बात असत्य असंगत, इनसे तो पूरा का पूरा जो पेपर भरा पड़ा है मित्रों, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट है वो याद रहे। पहला ऑप्शन देखिए, घनानंद नादिर शाह के आश्रय में रहे, तो ये तो गलत है दोस्तों, बिल्कुल ही गलत है। घनानंद है जो मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार में मीर मुंशी के रूप में कार्यरत थे। वहाँ पे मीर मुंशी का जो उनको पद मिला हुआ था दोस्तों, किसके दरबार में? मोहम्मद शाह रंगीला। तो ये तो आपका गलत हो गया सीधा का सीधा। घनानंद का जन्म दोस्तों संवत 1746 में हुआ, ये सही है। घनानंद सुजान नामक वेश्या से प्रेम करते थे, ये भी सही है। संवत 1796 में घनानंद नादिर शाह के सैनिकों द्वारा मारे गए थे, ये दोस्तों ये भी सही है। तो आपका गलत होगा ए ऑप्शन। अब देखिएगा मित्रों 30वें प्रश्न में देखिएगा क्या पूछा गया है। घनानंद की रचना नहीं है, जो इनकी रचना नहीं है वो बताना है मित्रों। कोकसार, रसकेली वल्ली, सुजान विनोद, सुजान सागर। तो उत्तर क्या होगा दोस्तों? सुजान विनोद इनकी रचना नहीं है।
कोक सागर इनकी है दोस्तों, रसकेलीवल्ली है, सुजान सागर है, इसके अलावा सुजान हित भी है दोस्तों। कौन सी? सुजान हित। तो ये सुजान विनोद इनकी रचना नहीं है। चलिए दोस्तों 31वें प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का जो अध्याय भंडार रीतिकाल के संदर्भ में इसकी जो प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम चल रहा है मित्रों, उम्मीद करता हूं कि आपको जरूर पसंद आएगा ये कार्यक्रम। अलंकार निरूपक ग्रंथ है, आपको अलंकार से जुड़ा हुआ ग्रंथ ढूंढना है दोस्तों। भाषा भूषण जसवंत सिंह, कवि कुलकंठाभरण दूल्हे, शिवराज भूषण कवि, जगद विनोद पद्माकर, कवि प्रिया केशव। इनमें से आपको दोस्तों अलंकार का जो ग्रंथ है उसका जो ऑप्शन आपको छांटना है। नीचे ए ब स द ये दो दिए गए हैं दोस्तों, तो जल्दी जल्दी कमेंट में आप बताइए इसमें सही क्या होगा। तो दोस्तों इसमें आप देखिएगा कौन कौन से सही है। पहला दोस्तों इसमें सही है, दूसरा इसमें सही है, तीसरा भी इसमें सही है, लेकिन चौथे में गड़बड़ी कर गया मित्रों, और पांचवा भी इसमें सही है। तो जगद विनोद जो रचना पद्माकर की है दोस्तों, तो इसमें क्या है, ये अलंकार ग्रंथ नहीं है। किस प्रकार का है? रस निरूपक, रस निरूपक। तो रस जो काव्य के अंग, काव्य का जो अंग रस है उससे संबंधित है दोस्तों जगद विनोद। और इस जगद विनोद में और भी आप थोड़ी बात याद रखिएगा, इससे जुड़ी हुई बात। इसमें दोस्तों 6 प्रकरण है। कितने? 6 प्रकरण है इसमें। अब दोस्तों चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो इसमें सही उत्तर होगा जो 1, 2, 3 तथा 5, यानी द ऑप्शन इसमें सही होगा। 32वें प्रश्न में देखिए मित्रों, वही बात, असंगत, असुमेलित, असत्य, असंगत कथन बताइए। आपको इसमें से जो गलत है दोस्तों वो बताना है। पंक्तियां दी हुई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पंक्तियां आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए, अच्छे से तैयार करिएगा। 150 बनाए आए मेलत सभा के बीच, लेगन कवित की वो खेल करी जाना। तो ये पंक्तियां दोस्तों ठाकुर जी की है। किन की है? ये ठाकुर की है। तो ये सही है। ब में देखिए, सिखी लीनो मीन मृग खंजन कमल नैन, सिखी लीनो जस और प्रताप को कहानो है। ये पंक्ति है दोस्तों, इसमें दिया गया है घनानंद, लेकिन यहाँ पर इसने गड़बड़ी कर दी दोस्तों। क्या गड़बड़ी कर दी? ये पंक्तियां ही ठाकुर जी की है। से देखिए, ही में जू आरती सुजारती उजारती है, मरत मरोरे जियम आरती कहाँ करऊ। ये दोस्तों पंक्तियां गणानंद की, ये सही है। लोग है लागी कवित बनावत, मोही तो मेरे कवित बनावत। ये भी पंक्तियां हैं जो गणानंद की है। तो गलत कौन सा होगा उसमें? ब ऑप्शन। ये दोस्तों ये गलत, बाकी सभी सही है। चलिए दोस्तों 33वें प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या पूछा गया है 33वें प्रश्न में? असंगत कथन बताइए। आपको इसमें से असंगत छांटना है दोस्तों। चलिए इनको ऑप्शनों को देखते हैं। ग्वाल कवि का असली नाम सेवाराम, यहाँ पर गलत कर दिया दोस्तों। सेवाराम तो इनके पिताजी का नाम था, पिताजी का नाम था दोस्तों सेवाराम, तो ये गलत हो गया। लाल कवि का पूरा नाम गोरे लाल पुरोहित, ये सही है दोस्तों। रसनिधि का असली नाम पृथ्वी सिंह, ये भी सही है। बोधा का पूरा नाम बुद्धिसेन, ये भी सही है। तो गलत कौन सा हो गया? ए ऑप्शन। 34वें प्रश्न में देखिएगा मित्रों,
पद्माकर किस प्रकार के कवि थे? पद्माकर यानी किस श्रेणी के कवि थे रीतिकाल में? रीति मुक्त, रीति सिद्ध, रीतिबद्ध, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जल्दी से, ये तो सरल सा प्रश्न है दोस्तों, कमेंट में जल्दी इसका उत्तर बताइए। पद्माकर है दोस्तों रीतिबद्ध जो कवि वर्ग की जो कैटेगरी थी, यानी कि काव्य धारा थी, उसके कवि थे दोस्तों पद्माकर। 35वें प्रश्न में देखिए दोस्तों, पूछा गया है कि किस कवि को कविराज शिरोमणि की पदवी प्रदान की गई थी? किस कवि को कविराज शिरोमणि की पदवी प्रदान की गई थी? गणानंद, भूषण, बिहारी या पद्माकर? सही उत्तर है वो आप छांटिए, कौन सा सही होगा इसमें? कविराज शिरोमणि। तो दोस्तों इसमें सही उत्तर होगा पद्माकर। इनको ये उपाधि दी किसने थी? जयपुर के राजा दोस्तों महाराजा प्रताप सिंह ने। किसने? महाराजा प्रताप सिंह ने ये उपाधि इनको दी थी। तो सही उत्तर होगा पद्माकर। 36वें प्रश्न में देखिए, पद्माकर रचित कौन सा ग्रंथ काव्य रसिकों और नए कवियों में बहुत समय तक चर्चित रहा था? कौन सा है दोस्तों इनका ग्रंथ? प्रबोध पचासा, हिम्मत बहादुर विरदाली और हितोपदेश या जगत विनोद? तो कौन सा इसमें सही उत्तर होगा मित्रों? सही उत्तर होगा दोस्तों जगत विनोद। ये जो ग्रंथ था दोस्तों रस निरूपक ग्रंथ था, जैसे कि मैंने आपको बताया था किस प्रकार का रस निरूपक। और इसमें 6 प्रकरण थे दोस्तों। कितने थे प्रकरण? 6 प्रकरण। इसके अलावा अगर इसमें अलंकारों की बात करें तो अलंकार कितने थे दोस्तों इसमें? 731। ठीक है, अलंकार नहीं थे दोस्तों, सॉरी, यहाँ पे 731 छंद है। यहाँ पे 731 छंदों का प्रयोग इसमें इन्होंने किया था। इन्हीं को ही कविराज शिरोमणि की उपाधि जयपुर के राजा महाराजा प्रताप सिंह के द्वारा दी गई थी। चलिए दोस्तों आगे के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 37वें प्रश्न में क्या पूछा गया है? पद्माकर कृत जगत विनोद का प्रमुख वर्ण्य विषय क्या है दोस्तों? भक्ति संबंधी ग्रंथ, रस निरूपण और नायिका भेद, हास प्रयास, अलंकार निरूपण? तो जल्दी जल्दी बताइए दोस्तों 37वें प्रश्न में किस प्रकार का जो ये प्रमुख वर्ण्य विषय क्या है इसका? रस निरूपण और नायिका भेद। ये इसका सही ऑप्शन सही होगा। 38 में देखिए दोस्तों, बिहारी सतसई की टीका नहीं है। आपको बिहारी सतसई की जो टीका नहीं है वो बताना है। रस ग्राहक चंद्रिका टीका सूरती मिश्र, रतन चंद्रिका टीका प्रताप मिश्र, अमर चंद्रिका टीका सूरती मिश्र, हरिप्रकाश टीका हरिचरण दास। तो आपको इसमें से गलत वाला बताना है दोस्तों। तो गलत कौन सा होगा? ये होगा दोस्तों, ये रस ग्राहक चंद्रिका टीका कुछ भी नहीं है, गलत है ये। सूरती मिश्र की जो टीका थी वो अमर चंद्रिका नाम से थी, और प्रताप सिंह की जो टीका थी दोस्तों रतन चंद्रिका टीका थे। इसी प्रकार हरिप्रकाश टीका को किसने लिखा था? हरिचरण दास ने। तो ये पहला ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा। 39वें प्रश्न में देखिए मित्रों, रीतिकालीन प्रबंध काव्य आपको बताना है इनमें से कि रीतिकाल का प्रबंध काव्य इनमें से कौन कौन से? चलिए दोस्तों, द्रोण पर्व कुलपति मिश्र, दूल्हे कवि कुल कंठावरण, सूदन सुजान चरित, बोधा इश्कनामा, जंगनामा श्रीधर। तो आपको दोस्तों क्या बताना है इसमें से प्रबंध काव्य कौन कौन से हैं? एक तो प्रबंध काव्य ये है दोस्तों, और एक ये सूदन वाला, और ये जंगनामा। ये दोस्तों इनके प्रबंध काव्य। तो आपका सही उत्तर होगा 1, 3 तथा
5। चलिए दोस्तों 40वें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। अम्मीये हला हल रस भरे श्याम श्वेत रत्नार। काफ़ी चर्चित पंक्तियां दोस्तों, आपने काफ़ी बार पढ़ा होगा। यह पंक्ति किस कवि की है आपको बताना है। रसलीन, मतीराम, पद्माकर, बिहारी। तो जल्दी जल्दी कमेंट में बताइए दोस्तों। अम्मीये हला हल रस भरे श्याम श्वेत रत्नार, ये पंक्तियां किसकी है। तो दोस्तों सही उत्तर बता दूं आपको, रसलीन। इसका सही उत्तर क्या होगा, रसलीन। 41वें में देखिए, हिंदी में लक्षण ग्रंथों की परिपाटी पर रचना करने वाले जो सैकड़ों कवि हुए वे आचार्य कोटि में नहीं आते, वे कवि ही हैं। ये कथन दोस्तों किसका है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य शुक्ल, श्याम सुंदर दास, डॉक्टर नगेंद्र। तो इसमें सही क्या होगा मित्रों, आचार्य शुक्ल जी का ये कथन है। रीतिकाल के संदर्भ में कवियों पर जो इन्होंने बात कही दोस्तों। 42वें प्रश्न में देखिए मित्रों, 42वें प्रश्न में पूछा गया है, बनन में बागन में बरग्यो बसंत है, यह पंक्ति किस रीतिकालीन कवि की है। कवि ग्वाल, सेनापति, पद्माकर और भिखारी दास। तो इसमें सही उत्तर क्या होगा, ये पंक्ति किनकी है दोस्तों, पद्माकर जी की। 43वें में देखिए, प्रेम मार्ग का ऐसा धीर पथिक और जम्बादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। ये कथन दोस्तों किस आलोचक का है। आचार्य शुक्ल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, लाला भगवान दास, डॉक्टर नगेंद्र। तो ये दोस्तों किसका कथन है, जल्दी से बताइए दोस्तों। तो ये दोस्तों कथन है आचार्य शुक्ल जी का। बहुत ही महत्वपूर्ण कथन, काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। इससे संबंधित प्रश्न आप भी नोट करके रखिएगा। 44वां प्रश्न है मित्रों, भाषा की समाज शक्ति और कल्पना की समाहार शक्ति का सर्वाधिक उपयोग इनमें से किस कवि ने किया है। यानी कि भाषा की समाज शक्ति और कल्पना की समाहार शक्ति का सर्वाधिक उपयोग इनमें से किस कवि ने किया है। गणानंद ने, भूषण ने, बिहारी ने, चिंतामणि ने। तो सही उत्तर क्या होगा, बिहारी ने। इसके बारे में, इन कवि के बारे में ही कहा गया दोस्तों, बिहारी के बारे में। 45वें प्रश्न में देखिए, नहीं पराग नहीं मधुर, मधु नहीं विकास यही काल। ये पंक्तियां दोस्तों काफ़ी चर्चित है। ये किस कवि की है, पद्माकर, बिहारी, गणानंद और सेनापति। किसकी है दोस्तों, बिहारी जी की। 46वें प्रश्न में पूछा गया है मित्रों, लक्षण ग्रंथकारों की परंपरा में अंतिम प्रसिद्ध कवि इनमें से कौन है। यानी कि लक्षण ग्रंथकारों की परंपरा में आपको रीतिकाल का जो इनमें प्रसिद्ध कवि है उसका नाम बताना है। बेनी प्रवीण, देव, रसलीन या पद्माकर। कौन सा सही होगा, इनका ही नाम आएगा दोस्तों, किनका, पद्माकर का सही उत्तर। 47वें में देखिए, तुलसी गंग दुओ भये सुकविन के सरदार। तो ये सुकविन के सरदार, ये पंक्ति दोस्तों किसकी है, भिखारी दास, रहीम, चिंतामणि, केशवदास। सही उत्तर क्या होगा मित्रों, भिखारी दास। तुलसी और कवि गंग के बारे में इन्होंने ये पंक्ति कही थी। 48वां प्रश्न दोस्तों, पूछा गया है कि पद्माकर कृत पद्मावरण का वर्ण्य विषय आपको बताना है। किस प्रकार का ग्रंथ है ये, नीति प्रतिपादन, अलंकार निरूपण, रस निरूपण या राज प्रशस्ति। किस प्रकार का दोस्तों, अलंकार निरूपण जो ग्रंथ है ये।
इसमें वर्ण, ये दोस्तों वर्ण, ये जो शब्द जुड़ा हो ना जिन काव्य रचनाओं के पीछे, उसमें अलंकार वो जो ग्रंथि होता है दोस्तों, कौन सा अलंकार, ये पहचान आप ध्यान रखना। 49वें प्रश्न में देखिए, व्रत कौमुदी का वर्ण विषय क्या है? अलंकार, छंद शास्त्र, उपयुक्त सभी, रस विवेचन। आपको बताना क्या है? व्रत कौमुदी का वर्ण विषय बताने हैं दोस्तों। अब ये व्रत कौमुदी है किसकी दोस्तों? मतीराम की। किनकी? मतीराम की। इसमें दोस्तों 5 प्रकाश है। कितने प्रकाश है? प्रकाश कितने हैं? 5। और ये दोस्तों छंद निरूपक ग्रंथ है, यानी कि छंद शास्त्र से संबंधित है। तो सही उत्तर होगा से छंद शास्त्र। अब देखिए दोस्तों, आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न आपकी स्लाइड पर है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प गलत? आपको गलत बताना है दोस्तों कि गलत कौन सा दिया हुआ है। पहला देखिए, मतीराम जगत विनोद, पद्माकर जगत विनोद, गोप रामचंद्राभरण और जसवंत सिंह भाषाभूषण। तो इसमें गलत कौन सा है दोस्तों? ये जो मतीराम है जगत विनोद, ये इसमें दोस्तों गलत है इसमें। और पद्माकर जगत विनोद ये सही है दोस्तों, क्योंकि जगत विनोद है वो पद्माकर की रचना है। गोप है रामचंद्राभरण और जसवंत सिंह भाषाभूषण, ये सही है। बाकी पहला इसका जो गलत हो गया, तो उत्तर इसमें ए आएगा दोस्तों। तो दोस्तों जगत विनोद के अंदर मैंने आपको पहले भी बताया कि इसमें ये जो रस निरूपक छंद है दोस्तों, किस प्रकार का? रस निरूपक। और इसमें 6 प्रकरण है। कितने प्रकरण है इसमें? 6। तो दोस्तों ये रहे आपके रीतिकाल के 50 प्रश्न, जो कि लगभग 250-300 प्रश्नों के बराबर होंगे ये प्रश्न, क्योंकि इतने फैक्ट डाले गए हैं इस वीडियो में। इन प्रश्नों के अंदर हर प्रकार से जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण फैक्ट है वो शामिल किए गए हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपने जो नई जानकारियाँ हैं वो अपने रजिस्टर में ज़रूर नोट की होगी। तो आज के वीडियो के साथ इतना ही दोस्तों, सभी को बाय बाय, धन्यवाद। जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।